गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फंगल टिश्यूज़ यानी जो माइसीलियम है इसके विभिन्न रूपांतरणों के बारे में देखेंगे। तो इनके चित्र सहित आप एक उदाहरण है इनको समझेंगे। तो जो इनके माइसीलियम या जो कवक जाल है इनमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं ये आप समझ सकेंगे। कवक तंतुओं का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन में जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हम देखेंगे ये है दीर्घ उत्तक या प्रोसेनकाइमा। दीर्घ उत्तक जो कवक जाल की उस स्थिति को कहते हैं जब कवक की उत्तक में लंबे या दीर्घ कवक सूत्रों को एक दूसरे को अलग अलग पहचाना जा सके। जब फंगल लाइफी टिश्यू में अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तब इस प्रकार का जो टिश्यू बनता है उसको प्रोसेनकाइमा अथवा दीर्घ उत्तक कहते हैं। ये ढीला और लूज टाइप का उत्तक होता है और इससे अलग जो स्थिति है आगे की आभासी पेरेन्काइमेटस कंडीशन, स्यूडो पेरेन्काइमा। इसमें जहाँ जो फंगल लाइफी या माइसीलियम है इनके अलग अलग तंतुओं को या कवक सूत्रों को अलग अलग अपन नहीं पहचान सकते, ये इतने अधिक सहंत रूप से या निकटता से आपस में जुड़ जाते हैं या गुंथ जाते हैं कि इनकी इंडिविजुअलिटी जो है, व्यक्तिगत पहचान है, वो समाप्त हो जाती है और ये एक आभासी पेरेन्काइमा के समान हमें दिखाई देने लगते हैं। और इस प्रकार का उत्तक जो है छोटी छोटी कोशिकाओं और निकट रूप से व्यवस्थित कवक सूत्रों से बनता है। इनमें इनकी इंडिविजुअलिटी यानी व्यष्टिगतता नष्ट हो जाती है। हम किसी एक कवक तंतु को अलग से निकाल कर देख नहीं सकते। और यहाँ पे हम इसका टीएस काटेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन में ये हमें गोल कोशिकाओं के रूप में दिखाई देंगे। चित्र में हम ये दोनों स्थितियाँ देख सकते हैं। प्रोसेनकाइमा यानी दीर्घ उत्तक, ये स्थिति है जहाँ एक एक कवक जाल अलग अलग दिखाई दे रहा है माइसीलियम, और ये जो है स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्थिति है जहाँ टीएस में हमें कवक जाल की गोल गोल सेल्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाती है, शांत हो जाती है और स्यूडो पेरेन्काइमा का आभास करवाती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है राइजोमॉर्फ या तंतु जटा। तंतु जटा जो स्थिति है कई उच्च कवकों में, विशेष रूप से बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग हैं इसमें, जैसे आर्मिलेरिया, इनमें कुछ अशाखित समानांतर कवक जो हैं संयुक्त रूप से रूट लाइक यानी जड़ जैसी संरचना बनाते हैं, मूल जैसी संरचना बनाते हैं और वृद्धि करते हैं। ये लंबवत और मूल समान लड़ियों में जटा के समान इकट्ठे होकर एक जड़ का आभास करवाते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो फंगस को है जीवित रहने में हेल्प करती है और अनुकूल परिस्थितियों में ये वापस ग्रोथ करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करती है। यानी ये एक तरह से प्रीनेशन यानी चिरकालिकता का करेक्टर है वो शो करती है। राइजोमॉर्फ की जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें देख सकते हैं। ये जो डायग्राम सी है इसमें अलग अलग माइसीलियम मिलकर एक जड़ जैसी संरचना बनाते हैं और इसका टीएस है वो भी हमें एक जड़ जैसा आभास करवाता है। ये संरचना राइजोमॉर्फ कहलाती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है माइसीलियम का कवक जाल का वो है स्क्लेरेशियम। स्क्लेरेशियम एक तरह से सुप्त अवस्था है कवक जाल की। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। स्क्लेरेशियम गोल या गद्दीनुमा अथवा कुशन शेप के होते हैं और दृढ़ सुखाए हैं जो आभासी मृदुत्व की बनी होती है। प्रत्येक स्क्लेरेशियम में प्रोसेनकाइमा कोशिकाओं से बना एक मेड्यूला होता है, मध्यांश होता है। इन कोशिकाओं में संचित खाद्य पदार्थ होते हैं। मध्यांश के बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, कॉर्टेक्स भाग है, ये आभासी मृदुत्व कोशिकाओं का बना होता है। सबसे बाहर की तरफ छाल या इसका कवर होता है। ये वर्ण की कवक सूत्रों यानी पिगमेंटेड आइफी का बना होता है, रंग लिए होता है, अलग अलग प्रकार के कलर लिए होता है। स्क्लेरेशिया अत्यधिक प्रतिरोधी संरचना है, यानी इनमें वातावरण के प्रति जो है एनवायरमेंटल स्ट्रेस सहन करने की क्षमता होती है। शुष्कता की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है
जाती है तो कवकों की जो वृद्धि करने की अनुकूल परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में कवक में सुप्त परिस्थितियों के विरुद्ध जो अनुकूलन है वो एस्केलेरेशिया की संरचना के निर्माण से आ जाता है। और अनुकूल परिस्थिति जब पुनः वापस आती हैं तो ये एस्केलेरेशिया अंकुरित होकर नए कवक जाल को निर्माण करती है। एस्केलेरेशिया की जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ ई में देख सकते हैं। ये जो है ये सुप्त अवस्था में इनका निर्माण होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में पुनः जर्मिनेट होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन है एप्रिसोरियम, या इसको हम आसगांग भी कहते हैं। इनके उदाहरण हम पक्सीनिया और प्लाज्मोपोरा में देख सकते हैं। एप्रिसोरियम जो पक्सीनिया वगैरह में यूरिडोस्पोर, जब इन्फेक्शन के लिए यूरिडोस्पोर लीफ के ऊपर जर्मिनेट होते हैं तो इनसे जो माइसिलियम निकलता है वो जो रंध्रों के द्वारा लीफ में, यानी जो होस्ट है उसकी लीफ के इनसाइड प्रवेश करता है, इन्फेक्शन करता है। तो ये जो इन्फेक्शन आईफी एंटर करती है उससे पहले एक फूली हुई संरचना रंध्र से जस्ट ऊपर बनती है और इस संरचना एप्रिसोरियम या आसगांग कहलाती है। ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर यानी फूली हुई संरचना आसगांग यानी एप्रिसोरियम, यानी ये होल्ड करती है माइसिलियम को, यहाँ पे अटैच करने में मदद करती है और इन्फेक्शन को जो है करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है वह है हास्टोरिया या चूसकांग। ये एक इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कोशिका के अंदर की संरचना है जो हम कई अंतःपरजीवी जो कवक जाल हैं उनमें देख सकते हैं। ये होस्ट सेल के अंदर जो माइसिलियम जब एंटर करता है तो एंटर करके ये अंदर जाके एक जड़ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फैल जाता है, हास्टोरिया यानी चूसकांग जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है और ये माइसिलियम हास्टोरिया में रूपांतरित हो जाता है, चूसकांग में रूपांतरित हो जाता है। ये कोशिका की आंतरिक भागों से न्यूट्रिशन को सक करने में, न्यूट्रिशन को अवशोषण करने में कवक जाल की सहायता करता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के जो मॉडिफिकेशन है, कुल 6 प्रकार के मॉडिफिकेशन हमने देखे हैं। इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि कवक तंतुओं के विभिन्न रूपांतरणों का वर्णन करें, तो आप ये उपरोक्त 6 प्रकार के जो रूपांतरण हैं इनके नाम लिखेंगे और उदाहरण सहित इनकी जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, इनके डायग्राम भी बनाएंगे।